मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो खबरें तो हम सब तक पहुंच ही रहे हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसका जवाब देखिए आज की हेडलाइंस में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है इतिहास में, बहुत गहरी जड़ों में। तो आज चलिए इसी मुश्किल और दर्दनाक कहानी की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। मणिपुर को अगर समझना है तो सबसे पहले उसका नक्शा देखना होगा। कहने को तो ये एक राज्य है, पर हकीकत में ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एकदम बीच में देखिए, ये है हरी भरी उपजाऊ इम्फाल घाटी, और इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां। बस इसी भूगोल में इस पूरी कहानी की नींव रखी हुई है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये तस्वीर को और भी साफ कर देंगे। पूरे मणिपुर का सिर्फ 10% हिस्सा घाटी है, सिर्फ 10%। लेकिन राज्य की ज्यादातर आबादी, खासतौर पर मैतेई समुदाय, यहीं रहती है। और बाकी का जो 90% पहाड़ी इलाका है, वहां बसे हैं कुकी और नागा समुदाय। तो सोचिए, जमीन और आबादी के बीच का ये जो बड़ा फर्क है, यही इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है। तो सवाल उठता है कि यह बंटवारा इतना गहरा हुआ कैसे। इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, आज में नहीं है। जवाब के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये टाइमलाइन हमें कहानी की एकदम शुरुआत में ले जाएगी। पहले इस राज्य का नाम था कोंगलेइपाक। यहाँ मैतेई राजाओं का शासन था। फिर बर्मा का हमला हुआ, जिसे 7 सालों की तबाही भी कहते हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब अंग्रेज आए। उनकी पॉलिसी एकदम साफ थी। जो घाटी वाला इलाका है, जहां से पैसा आता है, उस पर सीधा कंट्रोल रखो, और जो पहाड़ियां हैं उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो, उन्हें स्वायत्त रहने दो। बस यहीं से घाटी और पहाड़ों के बीच एक राजनीतिक और कहें तो एक मनोवैज्ञानिक दूरी बननी शुरू हो गई। आजादी के बाद लगा होगा कि शायद ये खाई भर जाएगी, पर हुआ ठीक उल्टा। ये खाई और भी चौड़ी हो गई, और इस बार तो इस पे कानूनों की मोहर लग गई। इसकी शुरुआत होती है 1949 से, जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ। ये एक ऐसा विलय था जिस पर आज तक सवाल उठाए जाते हैं। कई मैतेई लोग इसे एक जबरदस्त विलय मानते हैं। उनका कहना है कि उस वक्त उनके राजा को एक तरह से नजरबंद कर दिया गया था। और फिर साल 1960 में एक कानून आया जिसने इस बंटवारे को जैसे पत्थर की लकीर बना दिया। ये था मणिपुर लैंड रिफॉर्म एक्ट। कानून सीधा सा था, पहाड़ी जनजातियां यानी कुकी और नागा घाटी में आकर जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते। बस इसी एक कानून ने मैतेई समुदाय के अंदर अपनी जमीन खोने का एक गहरा डर पैदा कर दिया, और वो डर आज भी वैसा का वैसा ही है। अब इस पूरी कहानी में एक और बहुत जरूरी एंगल है, और वो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा। ये, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे संविधान में एक खास व्यवस्था है। ये उन समुदायों के लिए है जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं, ताकि उन्हें जमीन, नौकरी और पढ़ाई में विशेष सुरक्षा और आरक्षण मिल सके, और वो भी बाकी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। तो सवाल था कि ये एसटी दर्जा मिलेगा किसे। 1965 में लोकुर कमेटी ने इसके लिए कुछ पैमाने तय किए, जैसे आदिम रीति रिवाज, एक अलग कल्चर, बाकी दुनिया से कटा होना, पिछड़ापन वगैरह। अब इन पैमानों के आधार पर कुकी और नागा समुदायों को तो एसटी का दर्जा मिल गया, लेकिन मैतेई समुदाय को नहीं मिला, क्योंकि वो खाड़ी में रहते थे, उनका एक स्थापित साम्राज्य था और वो प्रभावशाली माने जाते थे। और बस इस एक फैसले ने दोनों समुदायों के बीच जो कानूनी और सामाजिक फासला था, उसे और गहरा कर दिया। तो होता क्या है, जब अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने भविष्य को लेकर चिंता हद से ज्यादा बढ़ जाती है और लगता है कि बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो फिर हथियार उठते हैं। मणिपुर में ठीक यही हुआ। वो जो पुरानी शिकायतें थीं, वो जो कानूनी बंटवारे थे, उन्हीं की कोख से उग्रवाद ने जन्म लिया। और फिर हर समुदाय ने अपनी अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपने अपने हथियारबंद गुट बना लिए। और कमाल की बात यह है कि इन गुटों की मांगें सिर्फ सरकार से नहीं हैं, ये आपस में भी एक दूसरे से टकराती हैं। जरा समझिए, कुछ मैतेई गुटों ने कहा, हमें भारत से पूरी आज़ादी चाहिए। नागा गुटों का सपना था एक ग्रेटर नागालैंड बनाने का, जिसमें मणिपुर का भी एक बड़ा पहाड़ी हिस्सा शामिल हो। और वहीं कुकी गुटों ने मांग रखी कि हमें भारत के अंदर ही एक अलग कुकी लैंड राज्य चाहिए। अब ये नक्शा देखिए, ये है नागा गुटों का दावा। ये जो पूरा इलाका दिख रहा है, ये है उनका सपना, ग्रेटर नागालैंड। और जैसा कि साफ दिख रहा है, इसमें मणिपुर के पहाड़ी इलाकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। और अब ये दूसरा नक्शा देखिए, ये है कुकी समुदाय का दावा। वो भी उन्हीं पहाड़ी इलाकों में अपने लिए एक अलग कुकी लैंड्स राज्य की मांग कर रहे हैं। और यहीं पर इस संघर्ष की सबसे बड़ी और उलझी हुई गुत्थी सामने आती है। जब हम इन दोनों नक्शों को एक के ऊपर एक रखते हैं, तो क्या दिखता है? ये कि नागा और कुकी दोनों के दावे वाले इलाके एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं।
मतलब लड़ाई सिर्फ सरकार से नहीं है, लड़ाई उसी जमीन के लिए आपस में भी है। और इसी टकराव का एक बहुत ही भयानक नतीजा हमने 1993 में देखा था, नागा कुकी संघर्ष के रूप में। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब वहां से निकलकर आज की स्थिति पर आते हैं। आज मणिपुर में ऊपर से देखने पर एक बहुत नाजुक सी शांति दिखती है, लेकिन उस शांति की सतह के ठीक नीचे डेमोग्राफी यानी आबादी के बदलते समीकरणों को लेकर एक गहरा डर, एक बेचैनी लगातार उबल रही है। इस नाजुक शांति के पीछे एक बड़ी वजह है सो अग्रीमेंट। सो यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। ये 2008 में सरकार और कुकी हथियारबंद गुटों के बीच हुआ एक तरह का युद्ध विराम है। पर दिक्कत यह है कि ये कोई पक्का समाधान नहीं है। ये बस एक अस्थायी व्यवस्था है जिसे हर साल आगे बढ़ा दिया जाता है। अब मैतेई समुदाय की बेचैनी क्यों बढ़ रही है, इसे समझने के लिए जरा ये आंकड़े देखिए। 2001 से 2011 के 10 सालों में भारत की औसत आबादी बढ़ी करीब 24.66%। ठीक है, लेकिन इसी दौरान मणिपुर की आबादी बढ़ी 32.46%। ये जो असामान्य उछाल है, मैती समुदाय इसे पहाड़ी इलाकों में म्यांमार से हो रही अवैध घुसपैठ से जोड़कर देखता है और उन्हें लगता है कि ये उनके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। और इस डर को ये दूसरे आंकड़े और भी हवा देते हैं। सोचिए, 1901 में मणिपुर की कुल आबादी में मैतेई समुदाय का हिस्सा था लगभग 60% और आज वो घटकर 49% के करीब आ गया है। अपनी ही जमीन पर, अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन जाने का डर, जमीन पर से अधिकार खो देने की चिंता, बस यही वो वजह हैं जो आज मैतेई समुदाय की एसटी दर्जे की मांग के पीछे की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई हैं। तो घूम फिरकर हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, इतिहास, पहचान और जमीन, इनकी इस गहरी और उलझी हुई भूल-भुलैया में शांति का रास्ता आखिर निकलेगा कहाँ से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजना शायद इस संघर्ष को सुलझाने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम है।